Hello everyone. Today our topic is Chapter 7 that is Integrals. हम Chapter 7 करेंगे. बहुत ही important chapter है और बहुत ही easy और interesting chapter है. बहुत से लोगों को आपने सुना होगा differentiation, integration बहुत difficult है. But अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा ध्यान से करें तो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नेम ऑफ द चैप्टर इंटीग्रल्स. इंटीग्रल्स बोले या फिर हम बोले इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल्स. पहले देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है. इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव. एंटी मतलब ऑपोजिट. एंटी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट. और डेरिवेटिव का ऑपोजिट अगर कुछ है दैट इज द इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन मीन्स इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इनवर्स का मतलब उल्टा, एंटी का मतलब उल्टा. तो इंटीग्रेशन से हमें क्या पता चला? इट इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव. अगर डेरिवेटिव में कोई चीज हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में कोई भी चीज क्या होगी? इंक्रीज होगी. इन्हीं बेसिस पे हम इनके फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे. बट उससे पहले हमारे पास आता है कि इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं. जैसे डेरिवेटिव का हमारे पास सिंबल होता है d/dx अगर x वेरिएबल है, तो ऐसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होगा हमारे पास? क्या हम d/dx लिखेंगे? नहीं. इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? सपोज ये आपका s है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो तो ये हमारा सिंबल हो गया इंटीग्रेशन का. दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के सिंबल का अकेले कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप इसके साथ में कोई वेरिएबल ना लिख दो. वेरिएबल के लिए आपको हमेशा क्या लिखना है? साथ में dx लिखना है. तो अगर मैं प्रोसेस लिखूं दिस, कोई भी फंक्शन हमारे पास या कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू dx. तो इसका मतलब क्या हो गया? वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन with respect to x. We are doing the integration with respect to x. ये आपको ध्यान रखना है. दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है. इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव का मतलब ऑपोजिट ऑफ द डेरिवेटिव. कि डेरिवेटिव के जस्ट ऑपोजिट आपको इंटीग्रेशन करना है. दूसरा इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट. तो हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट से. इनडेफिनेट का मतलब हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती. हम जनरल जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उस पे डील कर रहे हैं. जैसे हम डिफरेंशिएशन पे डील करते हैं, जस्ट उसके ऑपोजिट हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पे बात करेंगे. तो हमने क्या सीखा? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल्स. अब एक बात सोचने की है कि इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे यूज है हमारे पास इंटीग्रेशन का. तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन का यूज हुआ. डिफाइन कैसे किया कि हमें क्यों जरूरत पड़ी? तो हमारे पास कुछ एरियाज होते हैं. जो एरिया हमारे पास बाउंडेड एरिया गिवन है, या कोई भी ऐसे स्पेस है, कोई भी ऐसी फिगर है, कोई भी ऐसा ग्राफ है, कोई भी ऐसा रीजन है जिसका हमें एरिया फाइंड करना था, तो बेसिकली हमें उसकी नीड हुई तो हमें क्या करना पड़ा? इंटीग्रेशन या इंटीग्रल के बारे में पढ़ना पड़ा. ठीक है. जो इंटीग्रल है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग जो भी हम इंटीग्रल्स फाइंड कर रहे हैं या फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. इसीलिए इंटीग्रल बोले इंटीग्रेशन बोले एक ही बात है. जो प्रोसेस है उसको इंटीग्रेशन बोल देते हैं और जो टर्म है वो इंटीग्रल होती है हमारे पास. सो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. और अब हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल. अब इंटीग्रल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है क्या होता है. इसी के साथ शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से कि होता क्या है इंटीग्रल. अब हमने अभी क्या देखा? ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव. मैं फिर से लिख देती हूँ एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव का ऑपोजिट करना है. तो साथ में डेरिवेटिव चलेगा और एक साथ में इंटीग्रेशन करते रहेंगे ताकि हमें क्लियर रहे एंटी का मतलब क्या हुआ. तो यहाँ लिख रही हूँ मैं डेरिवेटिव और दूसरी साइड हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ताकि हमें डिफरेंस भी क्लियर हो जाए. ये डेरिवेटिव हो गया और ये इंटीग्रेशन हो गया. ठीक है. अब डेरिवेटिव के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो आप. सबसे पहले उस पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं. सपोज मैं सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेती हूँ. मैंने लिया d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर. अभी सिर्फ वेरिएबल x की बात कर रहे हैं. जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिंबल में बताया ही था, ये साइन होता है हमारे पास. यहाँ कोई भी हमारा फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, एंड दिस इज द
वेरिएबल। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डील कर रहे हैं, वाई जेड जैसे डेरिवेटिव में कोई भी वेरिएबल हो सकता था, सेम इंटीग्रेशन में कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता ही है, ऑब्वियसली बताने की जरूरत ही नहीं है, तो हर बच्चे को पता होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो जैसे हमने बोला इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस, तो इनवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग सिंबल हमने बना दिया दिस s और ये 2x आ गया, बट ऑब्वियसली वेरिएबल लिखना है साथ में, अदरवाइज सिंबल की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या बताया है इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, तो जो भी डेरिवेटिव है उसका रिवर्स कर दिया। जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो रहा था तो 2x आया, जब 2x का इंटीग्रेशन हो रहा है तो डेरिवेटिव आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन। ऐसे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे हम। अब मैं एक टर्म और लिखती हूँ, आप ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा सपोज मैंने, ठीक है, आई हैव रिटन एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इसका डेरिवेटिव भी सभी को पता है, ये भी बोलने की बात नहीं है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, तो अगेन हमारे पास क्या आ गया 2x। अब अगर मेरे को फिर पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है एंटी डेरिवेटिव, अगर उसी कंसेप्ट का आप यूज करो तो यहां से क्या आया हमारे पास 2x इंटू डी एक्स, और यहां भी साथ में क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर देखते हैं हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे। फिर सपोज मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो मैंने प्लस 4 लिखा यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव भी सभी को पता है, अगेन 4 कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। फिर अगेन एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स, इट विल कम आउट एक्स स्क्वायर प्लस 4। बट ये देखो क्या ऑब्जर्व किया हमने यहाँ पे, जब हमने x 2x का इंटीग्रेशन किया तो एक बार आंसर आया एक्स स्क्वायर, दूसरी बार आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, थर्ड टाइम आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, बट नंबर तो एक ही था 2x। तो ऐसे तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि एक ही नंबर का इंटीग्रेशन अलग अलग आ रहा है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, हमें क्या पता कौन सा करेक्ट है। इसके लिए जो एक बेसिक टर्म है इंटीग्रेशन की वो इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज अ कांस्टेंट, c का मतलब कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे इसे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों जरूरत पड़ी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, हमने खुद ऊपर एग्जांपल से देखा कि जब हमने 2x का इंटीग्रेशन किया तो हर बार अलग आ रहा है। ये तो मैंने 3 एग्जांपल लिए, अगर आप और ज्यादा एग्जांपल लोगे तो और ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, एक्स स्क्वायर के साथ में एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ा, जिसका नाम क्या दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि ये कांस्टेंट कब इन्वॉल्व हो रहा है, कब आ रहा है हमारे पास, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहां से हमें पता चला कि इंटीग्रेशन 2x dx किसी भी फंक्शन का, किसी भी नंबर का, वेरिएबल का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो साथ में क्या आएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अगर आप c नहीं लिखते हो, इफ यू डू नॉट राइट c, तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर c हमें लिखना है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें उसको नहीं मिस करना है। ये भी ध्यान रखनी है बात अच्छे से कि c हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, c इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मिस कर दिया तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें क्या पता वो कांस्टेंट क्या है, प्लस है माइनस है। यहाँ पे इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं तो हमारे पास c की वैल्यू हमें नहीं पता, बट जब हम डेफिनेट पढ़ेंगे, डेफिनेट का मतलब जब हमें फिक्स वैल्यू पता है तो हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज। अब यहाँ से अगर हम देखें क्लियरली तो हमें क्या पता चल रहा है कि जितने डिफरेंट हमारे पास c होंगे, जितने डिफरेंट c होंगे उतने डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे, इंटीग्रल्स होंगे। तो डिफरेंट इंटीग्रल्स आ रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई फिक्स इंटीग्रल नहीं है, मतलब हमारे पास कितने इंटीग्रल्स आ गए, इनफाइनाइट इंटीग्रल्स आ गए। हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है जब तक हमारे पास डिफरेंट c आ रहे हैं। जब तक हमारे पास c की डिफरेंट वैल्यूज रहेंगी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल आएगा ही नहीं। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ये जो प्रॉपर्टी है कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, इसी प्रॉपर्टी की वजह से
हम इसे क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स। किसकी वजह से, डिफरेंट सी की वजह से। जो हमारे पास सी डिफरेंट आ रहा है उसी की वजह से हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। जब हमारे पास सी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, जब हम सी को फिक्स्ड कर देंगे तो हम कौन सा इंटीग्रल पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पे बात कर रहे हैं। तो अगर इसको हम देखें तो हमारे पास जनरल क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जनरल डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ, एज सच याद करने की जरूरत नहीं है बट स्टिल लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि जनरल क्या मतलब होता है। जनरल का मतलब कोई भी फंक्शन आप पुट करो। तो जनरल डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई, दोनों चीजों से डिस्कस करते हैं, डेरिवेटिव से भी और इंटीग्रेशन से। अगर मैं लिखती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी फंक्शन है, सपोज मैंने कैपिटल एफ एक्स लिया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके ऑब्वियसली एक्स वेरिएबल है तो एक्स का ही फंक्शन आएगा, उसको स्मॉल एफ लिख दिया। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब हो जाएगा, इंटीग्रेशन का मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाइज, इसका ऑपोजिट जाएगा। यहां ये डेरिवेटिव आंसर आया तो ये क्वेश्चन बनेगा, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, कैपिटल एफ एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव था, ये क्वेश्चन था तो यहाँ पे ये आंसर आ गया, यहाँ पे ये आंसर था तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। यही मतलब हुआ था एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने बेसिक क्या क्या टर्म्स पढ़ी हैं उनके बारे में लिख लेते हैं, एक सॉर्ट ऑफ टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ टर्म्स, हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी हैं, और इधर मैं लिख देती हूँ इनका मीनिंग कि हमने इनके क्या क्या मीनिंग पढ़े। फर्स्ट टर्म हमने पढ़ी सबसे पहले दिस एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स का मतलब कोई भी फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से मीनिंग लिखना शुरू करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जब तक आप वेरिएबल नहीं बताओगे उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। नंबर 2 आ जाता है हमारे पास एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। क्या मतलब है एफ एक्स का, तो एफ एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रैंड। ये ध्यान रखना है, कई बार लिखा आ जाता है फाइंड द इंटीग्रैंड इन दिस, तो ये आपको बताना है इंटीग्रैंड का मतलब होता है जिस भी वेरिएबल फंक्शन जो भी आपको अंदर गिवन है किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 3 का मतलब एक्स इन किसमें, ऑब्वियसली इसी इंटीग्रल में बात हो रही है। यहाँ पे x का क्या मतलब है, तो x क्या है यहाँ पे हमारे पास, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। छोटी छोटी बेसिक टर्म्स है बट स्टिल हमें पता होनी चाहिए। जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको टॉपिक नहीं समझ आएगा और तभी टॉपिक डिफिकल्ट बनता है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में आए इंटीग्रेट द गिवन क्वेश्चन, तो उसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या करना है, फाइंड द इंटीग्रेशन। जो भी आपका वेरिएबल है, सपोज यहाँ एक्स लिख रहे हैं हर जगह तो मैंने एक्स लिख दिया। फिर हमारे पास बात आती है एन इंटीग्रल ऑफ एफ का मतलब क्या है कि उसका इंटीग्रेशन, मतलब वो फंक्शन गिवन होगा उसी से समझ आएगा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उसका मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, फाइंडिंग इंटीग्रल। ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म आती है, बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके बिना इंटीग्रेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिखने में कितना छोटा सा सी लगता है, कांस्टेंट है, क्या फर्क पड़ेगा, बट इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड होता है। एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, यहाँ पे सी लिख रहे हैं तो मैं सी लिख रही हूँ, जनरली हम सी लिखते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर हम सी हर जगह बुक में यही नोटेशन है तो इसलिए हम सी यूज करेंगे। कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, जो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हर जगह फंक्शन पे बात होगी ना, एक्स वाई जेड ऑल आर फंक्शन, तो ये हमारे पास क्या हो गए, फंक्शन हो गए। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा दिस टर्म, तो ये बना इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, एफ एक्स, दिस इज इंटीग्रेंड,
थर्ड हमने क्या पढ़ा, x, ये है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। फोर्थ हमने पढ़ा इंटीग्रेट, उसका मतलब है फाइंड द इंटीग्रल सिंबल के साथ। इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल्स। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब c जो हम लिख रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट की जरूरत हुई तो कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन की जरूरत हुई तो कांस्टेंट फंक्शन लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी टर्म्स सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं फॉर्मूलाज पे, रिजल्ट पे स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारा चैप्टर का बेसिक टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे इजी फॉर्मूला है, यहाँ से स्टार्ट हुए हमारे फॉर्मूला। ठीक है, एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, किसके साथ, डेरिवेटिव के साथ, बाकी फिर हम सिर्फ कंपैरिजन के साथ आगे बढ़ेंगे। अब फॉर्मूला मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा मैंने डी बाई डी एक्स, और यहाँ मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन डी एक्स। ये तो आप समझ गए, ये डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स के साथ यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज मैं किसका इंटीग्रेशन फाइंड करना चाह रही हूँ, जो फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमें फाइंड करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स क्या होगा हमारे पास। अगर एक्स की पावर एन, मैं सेम यहाँ पे लिखती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक, इसका डेरिवेटिव क्या होता है सभी को पता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो बोलने की बात ही नहीं है, बच्चे सभी बहुत ही इंटेलिजेंट है, सभी को ऑलरेडी पता है कि हमारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले क्या हैं। नहीं पता है तो आप एक बार क्विक रिवीजन ले सकते हो। तो डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या आया, पावर हमारी आगे आ जाती है और एक्स की पावर एक कम हो जाती है। ठीक, अब देखते हैं इंटीग्रेशन में कैसे चेंज होगा। जब एक्स की पावर एन का आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे अगर पावर डिक्रीज हुई है, यहाँ पे पावर डिक्रीज, तो यहाँ पावर क्या होगी, इंक्रीज, एन प्लस वन हो गया। यहाँ वन माइनस है, यहाँ पे वन क्या हो गया, प्लस हो गया हमारे पास। साथ ही यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो आगे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, और कौन सा कांस्टेंट आएगा, जो हमारी पावर बढ़ के आई है। कंपेयर करके देखते हैं दोबारा से। जब हमारे पास x की पावर n का डेरिवेटिव होता है तो जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाएगी। जब x की पावर n की इंटीग्रेशन की बात है तो पावर क्या होगी, वहां डेरिवेटिव में कम हुई है तो यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। हम शुरू में देख चुके हैं ना, इंटीग्रेशन का मतलब इंक्रीज, और जितनी भी पावर आई है वो नीचे हमारे पास डिवाइड में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किस में थी, मल्टीप्लाई में थी। तो ये जस्ट कंपैरिजन के लिए है ताकि आप याद रख सको। बाकी तो आपको फॉर्मूले जैसे करते करते क्वेश्चन के डेरिवेटिव के लर्न हो गए थे ना, इंटीग्रेशन भी बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, x की पावर n जब भी है आपके पास तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, जो भी पावर आई है उस पावर में आपको वन ऐड करना है और फिर अपॉन में जितने भी ऐड करके आया है दैट विल बी द आंसर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया, आई एम टेकिंग द सिंपल वन। सबसे इजी से शुरू करते हैं, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट पे पहुंचेंगे। मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, फाइंड या इंटीग्रेट, मैंने लिख दिया फाइंड x की पावर 4। ठीक है, सबसे इजी लिया, ऑब्वियसली वेरिएबल है तो dx होना चाहिए ना। तो ये देखो, अब यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे अगर मैंने कंपेयर किया, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर n है, तो हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करके x की पावर n प्लस वन होता है तो 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन, सेम इजी। तो यहाँ से क्या बना, x रेज टू पावर 5 अपॉन 5। कितना इजी क्वेश्चन था। x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x रेज टू पावर 5 अपॉन 5। सारे क्वेश्चन इतने इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग सा। सपोज इंटरेस्टिंग कब बनता है, जब थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा फ्रैक्शन में बात आ जाए। तो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैं बोलती हूँ फाइंड, क्या फाइंड करना है, x रेज टू पावर -2/3। अब मैंने माइनस भी ले लिया और फ्रैक्शन भी ले लिया। अब देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग बनता है। अगेन सेम प्रोसीजर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन किया तो x रेज टू पावर -2/3, जितना भी हो प्लस वन कर देना, अपॉन -2/3 प्लस वन। ठीक है, फ्रैक्शन में है, आप साइड में रफ वर्क में थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो। डायरेक्ट कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा ट्राई करने में क्या इशू है। दिस इज -2 + 3, तो हमारे पास आ गया 1/3। ये रफ वर्क है,
साइड में हमने लिख दिया। तो यहाँ मेरे पास कितना आया, x रेज टू पावर 1/3 अपॉन 1/3। अब नीचे फ्रैक्शन है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बना 3x रेज टू पावर 1/3। और स्पेसिफिकली लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 क्यूब रूट ऑफ x दैट इज x। ठीक है, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ऑप्शन दिया हो, ये वाला ऑप्शन दिया हो, तो आप देखो अरे ऐसे कैसे आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये तो आएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना है, पहले सॉल्व करना है और फिर देखना है आंसर क्या आएगा हमारे पास। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे फॉर्मूलाज के साथ। तो मैं फॉर्मूलाज लिख देती हूँ, साइड में मैं डेरिवेटिव के लिखूंगी, साइड में इंटीग्रेशन, ताकि आप लोगों को दोनों याद आ जाए। अब हमारे पास होता था डेरिवेटिव ऑफ सबसे सिंपल x, क्या होता था 1, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स कितना हो गया हमारे पास, x प्लस सी। अब एक चीज़ आपने नोटिस की हो ना, तो मैंने कहीं भी c नहीं लिखा और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, c लिखना है हर जगह। जब तक आप c नहीं लिखोगे आंसर इज नॉट राइट। तो यहाँ पे क्या आया, प्लस सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हो गया। मैं यहाँ पे एरो का साइन लगा रही हूँ कि ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन है, बट हमारे फॉर्मूलाज क्या हैं, ये वाले हैं, ये हम डेरिवेटिव चैप्टर के लिए यूज करेंगे, ये हमारे इंटीग्रेशन के लिए। थर्ड हमारे पास आता है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे पहुंच जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना होता है, कॉस होता है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कितना हो जाएगा, साइन आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस। अगर मेरे पास माइनस कॉस है, माइनस कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमारा क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अभी सभी के क्वेश्चन करेंगे डिटेल में, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिफ्थ फॉर्मूला आता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस में सी जरूर लिखना है साथ में, विदाउट सी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है इंटीग्रेशन की। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस सीकेंट एक्स, या माइनस कॉट ले सकते हैं हम, पहले हम माइनस कॉट ले लेते हैं। माइनस कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉट का नेगेटिव कॉसिकेंट स्क्वायर होता है, और ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो गया, प्लस कॉसिकेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। ठीक है, मैंने नीचे की तरफ सी लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सभी को पता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स। अच्छे से रिवाइज हो गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, साथ में dx जरूर लिखना है, ये आ गया सीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 8 आ जाते हैं हम। फॉर्मूला 8 क्या है हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसिकेंट एक्स। अब माइनस कॉसिकेंट एक्स की बात कर रहे हो तो कॉसिकेंट का तो ऑलरेडी क्या होता है माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये बन गया प्लस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, हम अभी सिर्फ उन्हीं फॉर्मूले पे डिस्कस कर रहे हैं जिनके डेरिवेटिव का हम एंटी कर रहे हैं, ऑपोजिट कर रहे हैं। कॉट एक्स डी एक्स कितना आ गया, माइनस कॉसिकेंट एक्स। ठीक है, मैं फिर बाद में सभी को हाईलाइट कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कौन से फॉर्मूले इंटीग्रेशन के हैं। फिर हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी का एंटी होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स नहीं लगाया ना, तो यहाँ बन गया, यहाँ प्लस में सी नहीं लगाया, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली साइन पे किया है तो कॉस पे भी करेंगे, तो ये बना कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है सभी को, रिवाइज हो जाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सी नहीं भूलना है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, सी याद रखना है। उसके बाद 11th में हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का हमारे पास क्या होता है डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज टेन इनवर्स एक्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स वो आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर माइनस ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे ले लें तो प्लस आ जाएगा ना, तो ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया। तो अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करो कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने लिया है तो एक बार मेरे पास आ गया tan इनवर्स और एक बार मेरे पास आ गया माइनस कॉट इनवर्स। तो जो भी हमें क्वेश्चन में ज़रूरत होगी वो हम ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 11 12 हो गए। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं 30। दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसी तरह इसके भी फिर तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाने चाहिए, है ना, क्योंकि एक माइनस कॉसिकेंट के साथ भी आएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आया इसका, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स x प्लस में c। अब इसी का दूसरा फॉर्मूला देखें, किसके साथ आएगा, कॉसिकेंट के साथ। डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस मैंने क्यों लिया, क्योंकि नेगेटिव की टर्म आएगी। तो यहाँ पे आ गया 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बना, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इट विल कम आउट माइनस कॉसिकेंट इनवर्स x प्लस c। दोनों एक ही टर्म है, जो क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी वो हम यूज़ कर लेंगे। फिर आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल पावर पे। एक्सपोनेंट के भी हमारे पास डेरिवेटिव में क्वेश्चन थे, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन पे भी आएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, एज इट इज़, तो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ई की पावर एक्स प्लस सी आएगा ना, एज इट इज़ नहीं आया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर हमारे पास किसका है, लॉग एक्स को कैसे भूल सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, पॉजिटिव। लॉग के साथ नेगेटिव टर्म नहीं ले रहे हम, नहीं लेते ना, तो ये आ गया एक्स। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। ये ध्यान रखना है, मॉड एक्स का मतलब हमने क्या लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव है हमारे पास। फिर हमारे पास एक टर्म क्या थी, ए की पावर एक्स भी था। तो अब ए की पावर एक्स के साथ उसका डेरिवेटिव लॉग ए रहता है, तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड में लिया। तो मेरे पास क्या आया इसका डेरिवेटिव सॉल्व करके, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, और अपॉन का लॉग ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, ये कैंसिल, क्या बच गया ए की पावर एक्स। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स विल बी ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। डेरिवेटिव में ऊपर मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में नीचे की तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज थे हमारे जो हमने यहाँ पे किए हैं। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये फॉर्मूले आपके इंटीग्रेशन के हैं, दिस वन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम डेरिवेटिव का तो ना लगा दें। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करते करते ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूला इंटीग्रेशन में यूज़ कर दिए, इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव में, बट ज़्यादा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। जब आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है सारे फार्मूलाज, और ये फार्मूले बेसिक जो हमने डेरिवेटिव के ऊपर किए थे, इनके अलावा अभी और फार्मूलाज आएंगे, और लास्ट में हम एक लिस्ट बनाएंगे फार्मूला की, ताकि अब हम फार्मूले अच्छे से लर्न हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब तक आप फार्मूले लर्न नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन प्रोसीड नहीं कर सकते। आपको आता है प्रोसीजर ऐसे है, बट बीच में अटक गए कि इस फार्मूले को कैसे यूज़ करूं, यहाँ तो इसका फार्मूला आना चाहिए था, वो मैंने याद किया नहीं। तो इसलिए सबसे बेसिक स्टेप क्या बनता है, हमें फार्मूले लर्न करने हैं। तो ये सारे फार्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये सारे फार्मूले आप लर्न कर लेना बहुत ही अच्छे से। अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, डिस्कस कर लेते हैं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है हमारे पास। ज्योमेट्रिकल मतलब अगर हम उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, जो भी फंक्शंस हमारे पास हैं उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और उस आंसर को अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें, ऑब्वियसली मैथ्स में पढ़ रहे हैं ना, तो सोच लेते हैं कई बार इसका कैसे फिगर आएगी, ये फंक्शन हमने सॉल्व किया, ये दिखने में कैसा होगा। तो वो जो दिखने वाली चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है हमारे पास, अगेन ज्योमेट्रिकल मीनिंग किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास डिपेंड करता है प्लस सी पे। अगर किसी भी फंक्शन एफ एक्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ पे स्मॉल लिया था ना, तो वही लिख लेती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अगेन ज्योमेट्री जो हमारी है, हमारी रिप्रेजेंटेशन डिपेंड करती है सी पे। सी पे कैसे कि सी बार बार चेंज होगा तो ऑब्वियसली फंक्शन भी चेंज होगा।
तो ज्योमेट्रिकली अगर हम किसी भी कर्व को, किसी भी फिगर को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फैमिली ऑफ कर्व्स आती है। फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना fx क्या है। सपोज सर्कल है तो हमारे पास उसका इंटीग्रेशन करके आएगा फैमिली ऑफ सर्कल्स। अगर मेरे पास पैराबोला है, अगर मेरे पास पैराबोला गिवन है तो उसका इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, फैमिली ऑफ पैराबोलाज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नहीं मतलब पैराबोला गिवन है तो इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली हाइयर जाएगा ना, बट यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करके हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ पैराबोला नहीं आएगा, फैमिली ऑफ पैराबोला आएगा हमारे पास। क्यों आएगा फैमिली, क्योंकि हमारे पास क्या है, सी इन्वॉल्व है, डिफरेंट सी है, सी कुछ भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ले दिया, -1/5 पाई -√3, सी कैन टेक एनी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फैमिलीज आ गई हैं। अब ऑब्वियसली जैसे फैमिली के किसी भी एक मेंबर को आप नहीं छोड़ सकते, तो उसी तरह इंटीग्रेशन में किसी भी वैल्यू की सी को नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, किसमें, इनडेफिनेट इंटीग्रल में, किसमें, इनडेफिनेट इंटीग्रल में। तो अब आपने देखा होगा कि सी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि सी की वजह से फैमिली के मेंबर्स कंबाइंड रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे सी ने वैल्यू अटेन की वैसे ही वो एक मेंबर हो जाएगा, फिर हम उसको फैमिली ऑफ कर्व नहीं बोल सकते, फिर वो दैट पर्टिकुलर कर्व बोला जाएगा। तो जब तक सी हमारे पास कांस्टेंट है, सी की वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास है इनडेफिनेट इंटीग्रल। जैसे ही हमारे पास सी की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी तो हम उसे क्या बोलने लग जाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे, तो वो सिंपल कर्व बन जाएगा। फैमिली ऑफ कर्व की जगह क्या बन जाएगा, सिंपल कर्व। अब ये तो था ज्योमेट्रिकली। अब ज्योमेट्री के साथ साथ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं किसकी, इंटीग्रेशन की। एज सच आप प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, डेरिवेटिव में भी हमने पढ़ाई था, बट फिर भी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर हमारे पास दो इंटीग्रल्स है ऐड करते हुए, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन में है तो कैसे है, मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे है, तो वो सारी चीजें मैं इजी लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है दो फंक्शंस का, सपोज fx और gx दो फंक्शन है और उनका सम आपको दे रखा है और साथ में उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल जो है वो अलग अलग हो जाएगा दोनों फंक्शन में, प्लस इंटीग्रेशन gx dx। मैंने प्लस सी क्यों नहीं लगाया अभी, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी बताई है कि प्लस और माइनस हो तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो, 4 k बिलोंग्स टू r, मतलब k कोई भी रियल नंबर हो और इंटीग्रेशन बोला है k इंटू fx, तो k जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, k का इंटीग्रेशन नहीं होगा और हम लिखेंगे fx dx। ये प्रॉपर्टी सिंगल एक नंबर के लिए नहीं, बहुत सारे नंबर्स के लिए भी अप्लाई हो जाती है। अगर इन्हीं दोनों को अप्लाई करके हम देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी मेरी बन जाती है, सपोज k fx, k1 लिख देती हूँ, k2 gx प्लस k3 hx, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं dx। मैंने 3 पे एक्सटेंड कर दिए, बट आप डैश डैश लगा सकते हो, मैंने डैश डैश लगा दिया। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, k1 इंटीग्रेशन fx प्लस k2 इंटीग्रेशन gx प्लस dx भी आएगा साथ में। यही तो मिस्टेक हम कर जाते हैं। तो इंटीग्रेशन hx dx और एंड सो ऑन, मतलब जितने फंक्शन की बनोगे उतना हम लिख सकते हैं। तो ये सारी तो बेसिक टर्म्स थी, हमने इंटीग्रेशन की वो डिस्कस कर ली है। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज।